नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की हिंदी भाग 1 अर्थात कोर्स ए के लिए मैराथन बना रहे हैं, जिसमें हम सारे पाठों की समरी रूप में समझेंगे, बहुत संक्षिप्त रूप में पाठों को समझ लेंगे और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको भी देख लेते हैं। क्षितिज भाग 1 क्षितिज भाग 2 में काव्यखंड के अंदर पहला पाठ है हमारा पद है सूरदास जी द्वारा लिखे गए। उधो तुम खूब बड़ी अति बड़ भागी, यानी यहाँ पर जो संवाद हो रहा है वो गोपियों का उद्धव से हो रहा है और वो उसी तरह तरीके से व्यंग कर रही हैं और कह रही हैं कि तुम आ गए हो और हमारे कान्हा को कृष्ण को नहीं लाए हो। और वो कहती हैं कि हमारे हरिल की लकड़ी, वो अपने आप को कहते हैं कि जैसे हरिल की लकड़ी होती है और हरिल लकड़ी को नहीं छोड़ता है, पक्षी लकड़ी को नहीं छोड़ता है, ऐसे ही हमारे मन में कृष्ण की बात है और कृष्ण का मोह है, हम उन्हें नहीं छोड़ सकते। वो भिन्न भिन्न तरीके से कहते हैं और अगले पद में वो कृष्ण को ही उल्हाना दे आते हैं कि हरि जो कृष्ण है वो राजनीति पढ़ के आ गए हैं, राजनीति पढ़ चुके हैं और उन्होंने उद्धव को भेजा है हमें समझाने के लिए। कहा था कि मैं आ जाऊंगा, लेकिन कुल तो आए नहीं है, इनको भेज दिया है। तो तरह तरीके से उल्हाना दे रही हैं, परेशान हो रही हैं, दुख व्यतीत कर रही हैं और उद्धव को भी वो ताना दे रही हैं भिन्न भिन्न तरीके से। ये सूरदास के पद है जिसमें संवाद है गोपियों का उद्धव के साथ। दूसरा पाठ है तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई रामचरितमानस में से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। जब राम जी धनुष को तोड़ देते हैं और परशुराम को इस बात का एहसास होता है कि शिव जी का धनुष टूट चुका है, वो आते हैं तो लक्ष्मण जी से उनका जो संवाद होता है, राम से जो उनका संवाद होता है, वही इसमें दिखाया गया है कि परशुराम जी गुस्सा होके आते हैं कि यह तुमने क्यों तोड़ दिया। और लक्ष्मण कभी व्यंग से कभी हठात से उनसे बातें कर रहे हैं। वो परशुराम के न तो क्रोध से डरते हैं और न ही वो उनको कुछ समझ रहे हैं और हर चीज को मजाक में ले रहे हैं, जिससे परशुराम जी का क्रोध और ज्यादा बढ़ता जाता है, जिसे राम जी बात करके शांत करते हैं। अगला पद है आत्मकथ है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। आत्मकथ है मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी है अपनी मुरझाकर गिर रही पंक्ति देखो आज कितनी गहरी। इसमें प्रकृति का वर्णन मिल रहा है, कवि अपना यथार्थ जीवन इसमें प्रेषित करता है और जो उसके जीवन में परिवर्तन हो रहे हैं उनकी भी बात वो इसमें कर रहा है। अगला पद है उत्साह। यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा एक प्राकृतिक चित्रण दिया गया है, जिसमें वो बादलों के साथ जो बादल हैं उनसे कहता है गरजो, और गगन में जो घिर रहे हैं उनसे नवजीवन नया जीवन का जो संचार हो रहा है उसके लिए प्रेरणादायक हमको बता रहे हैं कि ये प्रेरणादायक है। अगला पद है उनका अट नहीं रही है। जो फागुन का महीना है उसमें वो जो हरियाली फैलती है और फागुन के महीने में जो चारों तरफ अच्छा वातावरण हो जाता है उसको यहाँ इंगित करते हैं। अगली कविता है यह दंतुन मुस्कान। यह नागार्जुन द्वारा लिखी गई कविता है, जिसमें वो एक छोटे से बच्चे के द्वारा देखकर मुस्कुराने के सीन को दृश्य को चित्रित करते हैं। नागार्जुन अक्सर घर से दूर घूमने में यातायात करने में व्यस्त रहते थे। जब वो घर लौटकर आते हैं और उनका छोटा बच्चा उनको देखकर मुस्कुराता है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और उनका जो पाषाण का हृदय वो भी पिघल जाता है। वो तरह तरह की उपमाएं से उसको बता रहे हैं कि वो कितना सुंदर लग रहा है और किस तरह की उसकी मुस्कान है, जिसमें वो थोड़े थोड़े से दांत उसके दिख रहे हैं। अगली कविता है फसल, जो कि प्राकृतिक दृश्य को दर्शाती है।
अगली और अंतिम कविता है संगत का, महेश रबाग द्वारा लिखी गई है, जिसमें एक प्रमुख गायक के साथ जो पंक्तिबद्ध संगतकार होते हैं, उसके सहभागी होते हैं, उसके साथ साथ पीछे पीछे गाना गाते हैं, उनके बारे में दिखाया गया है, उनके बारे में बताया गया है कि वो संगतकार की किस तरह से साथ निभाते हैं और उनके साथ साथ गाना गाते हैं। काव्यखंड में इतना ही। अगले भाग में गद्य खंड में हम गद्य के विषय में अर्थात पाठों की समीक्षा देखेंगे, उनको वर्णित करेंगे और संक्षेप में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं कि वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। बने रहिए ज्ञान सागर के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।